नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खंबागनी, आप सभी को ऑल्टर्नेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े सतीश चंद्र मिश्रा सर। हमने एक टॉपिक किया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे, तो सोनिया गांधी को कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैंने कहा सर उस पे भी हम थोड़ा सा बात करें, क्योंकि कहा जा रहा है सोनिया गांधी की होने वाली है विदाई और वो होने वाली है घर से बेघर। सर ओवर टू यू, क्या है मुद्दा सर जी। नहीं नहीं, सोनिया गांधी की विदाई किस संदर्भ में आप कह रही थी, फिर मैं बताऊं आपसे किस सर संदर्भ कहा में। दो दो सर दोनों संदर्भ में, एक तो इटली की तरफ विदाई होने वाली है, ज्यादा उस पे बात चल रही है, और दूसरी विदाई की बात चल रही है कि शायद वो भी बहुत जल्दी अपनी घर से बेघर हो जाएंगे जो उनका जनपद पर है जी। हाँ, नहीं नहीं, घर से बेघर तो उसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो मोदी सरकार की कृपा है, दया है, मेहरबानी है। उसके बाद भी एहसान फरामोश से गाली बकते हैं। वो इस देश के प्रधानमंत्री के बंगले से ज्यादा बड़े बंगले में रहती, किस हैसियत से रहती है। वो 4 बार की सांसद ही तो है केवल। बाकी सोनिया गांधी के पास कोई ऐसा संवैधानिक पद नहीं है, और वो देश के प्रधानमंत्री के बंगले से बड़े बंगले में रहती। तो ये तो एक तरह से कृपा है प्रधानमंत्री मोदी की, कि वो उससे उन्होंने खाली नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया ये वही जाने, भगवान जाने। तो उससे वो बंगला तो उसका खाली होना ही। और जो आपने इटली जाने वाली बात की, तो वो 2024 के बाद जाएगी। ये 2024 के बाद जाएगी। देखिए, सोनिया गांधी का इतिहास समझने इस सवाल का जवाब केवल तो तत्काल में नहीं दिया जा सकता। जो इटली भाग जाने वाली आपने बात की, वो उसके जरा आपको अतीत में जाना पड़ेगा। ये वो महिला है जिसके बाकायदे उस समय की रिपोर्टें भरी पड़ी हैं उस दौर की, और दुनिया का कई किताबों में इनका उल्लेख है कि जिस समय इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ, तो ये भाग के इटली चली गई थी और राजीव गांधी को अपने साथ ले गई थी। ये इसका देश के प्रति प्रेम समझिए। उसके बाद 1977 के इलेक्शन में जब इंदिरा गांधी का सफाया हुआ, कांग्रेस हार गई चुनाव और जनता पार्टी आई, ये हुआ कि जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। तो ये इसने अपने बच्चों के साथ इसने इटली के दूतावास में शरण ले ली थी। ये हफ्ता 10 दिन वहां रही। तो ये जरा सोचिए, ये कितनी गंभीर बात है, कितनी गंभीर बात है। इस महिला की मानस को, इसकी मानसिकता को समझिए आप, कि किस मानसिकता और किस रणनीति के तहत। मैं कहूंगा कि क्यों कह रहा हूं, ये भी आगे समझ में आएगा कि किस रणनीति के तहत ये हिंदुस्तान में आई थी, कैसे इसकी शादी हुई थी राजीव गांधी से। तो ये दुर्घटनाक्रम तो इसका बता देते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या है। उसके बाद गायत्री जी, एक बार जरा खुद से सवाल पूछिए, किसी से भी सवाल पूछ लीजिए, एक ही जवाब आएगा कि अगर संजय गांधी की मौत ना हुई होती, तो सोनिया गांधी आज इस कुर्सी पे ना होती जिस कुर्सी पे वो है। अगर इंदिरा गांधी की मौत ना हुई होती, तो ये सोनिया गांधी उस कुर्सी पे ना होती जिस कुर्सी पे सोनिया गांधी है। राजीव गांधी अगर न मरे होते, तो सोनिया गांधी आज इस कुर्सी पे ना होती जिस पे है। और ये संयोग नहीं हो सकता कि तीनों अकाल मौतें हैं, तीनों हत्याएं हैं। संजय गांधी की मौत तो विमान दुर्घटना है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी, तब से लेकर आज तक, ये कहता है कि हाँ, संजय गांधी को एक साजिश के तहत मारा गया था। और उसमें जो सबसे खास बात है कि इंदिरा गांधी की लिखी एक चिट्ठी है, जो उन्होंने अपने किसी रिलेटिव को लिखी थी। उस पर उन्होंने लिखा था कि वो लोग संजय गांधी को नहीं छोड़ेंगे। वो कौन लोग थे, ये तो इंदिरा गांधी ही जानती होंगी। लेकिन ये लिखना इंदिरा गांधी का अपनी ये चिट्ठी में, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत गंभीर मुद्दा है कि कौन लोग थे वो जिनके बारे में इंदिरा गांधी चिट्ठी में जिक्र कर रही थी। तो ये, और मैंने कहा था कि संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, तीनों की आकस्मिक मौत या हत्या, सीधे सीधे की ये हत्याएं की गई। और उसके बाद सोनिया गांधी उन हत्याओं के कारण ही आज इस कुर्सी पे है। अगर उनमें से एक भी हत्या ना हुई होती, तो सोनिया गांधी इस कुर्सी पर न होती जहां आज ये है। इसके अलावा जब राजीव गांधी की हत्याकांड के बाद जब वो क्वात्रोची यहाँ से फरार हुआ हिंदुस्तान से, तो जो राजीव गांधी हत्याकांड की जांच कर रही थी सीबीआई की टीम, उसकी रिपोर्ट है कि जाने से पहले और राजीव गांधी के मरने के बाद इसकी क्वात्रोची की सोनिया गांधी से 21 मुलाकातें हुई। और जिस दिन वो फरार हुआ हिंदुस्तान से, उस दिन भी वो सोनिया गांधी से मिलकर ही एयरपोर्ट गया था। तो ये एक बड़ी सस्पेंस वाली कहानी है, फिल्मी कहानी है समझिए, जिसका जवाब आज तक, इन सारे सवालों का जवाब आज तक हिंदुस्तान में ना मिला,
न किसी ने इसको ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि सरकार इन्हीं की रही। ये दिल्ली के खैराती इन्होंने ढोल बजाया कि बड़ी त्यागी है, बड़ी समर्पित है और हिंदू भारतीयता को इसने अपना लिया है। ये तो सब जानते हैं कि 1983 में इसने हिंदुस्तान की नागरिकता ली थी। और वो जरा सोचिए कि राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री बने, तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने में बाधा आ सकती थी इसका विदेशी होना, तो इसने नागरिकता ले ली थी। ये क्या सिस्टम है कि मतलब ये था कि अब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। जरा सोचिए किन सर्कमस्टांसेस में वो बने थे, और उससे पहले इसने ये काम किया। तो ये इस तरह के बातों से आप अनुमान लगा सकती हैं। उसके बाद ये आई, जैसे ही ये आई पार्टी में, तो जैसे इसके अध्यक्ष बनने की बारी आई तो शरद पवार ने खुलकर विद्रोह कर दिया था कि एक विदेशी महिला है, और जो जो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो शरद पवार कोई लड़के नहीं थे, कोई नौजवान नहीं थे। शरद पवार 2 दशक हो चुके थे हिंदुस्तान की राजनीति, तो शरद पवार को आए, बड़े नेता थे। तो शरद पवार के पास भी कुछ सूचनाएं रही होंगी, ये भी आप समझिए कि उन्होंने खुलकर इस महिला का विद्रोह, इसके खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये इस पृष्ठभूमि से आई हुई महिला है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। इन मैंने जितने कारण बताए उसकी तलाश होनी चाहिए। मोदी सरकार ने भी नहीं की है, या गले मुर्दे कौन उखाड़े ये कह के छोड़ दिया गया इसको। तो ये एक बड़ी रहस्यमयी स्त्री है, और भविष्य में कभी कोई इतिहासकार या कोई खोज करने वाला इसके बारे में लिखेगा तो शायद पूरी दुनिया चौंकेगी, हिंदुस्तान तो चौंकेगा ही कि कैसे लोग इस देश पे किस तरह से उन्होंने शासन किया है। अब आ जाइए, आप जो सवाल था, मैंने ये पृष्ठभूमि पहले बता दी कि सोनिया गांधी का क्या होगा। तो अब देखिए, सोनिया गांधी के पास अब लीडरशिप नहीं बची। जो इनके लायल लोग थे वो एक तरह से, जैसे अर्जुन सिंह थे वो लायल थे, उनका देहांत हो गया। मनमोहन सिंह किसी काम के नहीं रहे, खत्म हो चुके हैं। गुलाम नबी आजाद का ने जिस दिन पार्टी छोड़ी है, तो मुझको सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि सबसे करीबी या सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कोई था तो वो गुलाम नबी आजाद था। ये लोगों को थोड़ा चौंकेंगे, लेकिन सच यही है। अहमद पटेल की डेथ हो चुकी है, तो सोनिया गांधी इस समय अकेली है पॉलिटिकली। जो जो लोग एक तरह से कवर थे सोनिया गांधी के, वो सब या तो गुलाम नबी आजाद ऐसे छोड़ के चले गए, या अहमद पटेल और प्रणब मुखर्जी ऐसे लोग जिनका देहांत हो गया, अर्जुन सिंह जैसे हुआ। तो अब वो दिग्विजय सिंह जैसे, क्या कहूँ उनके लिए, मैं सड़क साहब कहूँ, लोफड़ कहूँ, तो वो लोग हैं। और सोनिया गांधी को ये मालूम है, सोनिया गांधी को ये मालूम है कि उसने खुद क्या क्या किया है, या उसके साथ कौन सी कहानी जुड़ी हुई है। तो अब उनके बचाव के लिए कोई बचेगा नहीं। और वो एक उम्मीद तो टिकी हुई थी कि 19 में नहीं तो 2024 में तो नरेंद्र मोदी चले ही जाएंगे। लेकिन वो बहुत साफ अब दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और आज तो मोदी ने बता दिया कि 47 तक का बता तो पक्का कर दिया, और उसके बाद 1000 साल की बात कर दी, तो वो तो कांग्रेस का बिल्कुल काम ही खत्म कर दिया। तो ये महिला अपना राज खुलने से पहले, अपना रहस्य खुलने से पहले, ये महिला देश छोड़कर जाएगी। ये महिला देश छोड़कर जाएगी, ये इसमें कोई शक नहीं है। अब इटली जाती है या कहीं और जाती है, ये बात तय होगा, लेकिन ये देश छोड़ेगी पक्का है 2024 के बाद। जी, और ये घर से बेघर भी होंगी, क्योंकि कुछ बातें भी ऐसी आ रही है मार्केट में, सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि शायद इनका घर भी ले लिया जाएगा, क्योंकि अब लोगों ने इस पे उंगली उठानी शुरू कर दी है कि किस हैसियत से उस बंगले में, उस पॉश बंगले में ये रह रही हैं। मतलब जो कि प्रधानमंत्री के बंगले से भी बड़ा है, तो कहा जा रहा है कि शायद उस पे भी जी सर। नहीं नहीं, आप तो गायत्री जुड़ी रही। मैं इस बात को 3-4 साल पहले अपने फेसबुक पे बहुत कई प्रमुखता से लिख चुका हूँ। मैं कई यूट्यूब चैनलों पे जब राहुल गांधी का, तब भी मैंने कहा था। मैं फिर तो कह रहा हूँ कि ये अब इसको नरेंद्र मोदी सरकार की कमजोरी समझ लीजिए, या दया मेहरबानी समझ लीजिए, या कभी कभी कुछ जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं वाली राजनीति है। कि पता नहीं अब इसके क्या डील है आपस की, कि वो नरेंद्र मोदी ने इतना बख्श रखा कि ठीक है तुम इस बंगले में रहो। तो इसका बंगला खाली होना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि ये तो वैसे ही अवैध रूप से रह रही है उस बंगले में, अवैध रूप से रह रही है।
जिस दिन सरकार चाहेगी इसको 24 घंटे में बंगला वो छोड़ना पड़ेगा। तो मुद्दा ये नहीं कि ये छोड़ेगी कि नहीं, मुद्दा यह कि ये सरकार उस बंगले से वो बंगला इससे खाली कराएगी कि नहीं। ये फैसला जिस दिन हो जाएगा उस दिन सोनिया गांधी को छोड़ना पड़ेगा, और इसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो भी शायद आपने फेसबुक में, मैंने उसका बहुत पहले जिक्र किया था कि ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन जिसकी कर्ता धर्ता ये बनी हुई है, ये पूरा परिवार इस पे हावी है, वो भी सरकारी जमीन कब्जा करके बना है। दर्शकों को बता दूं कि सन 1974 या 75 में कांग्रेस की सरकार थी, तो उसने कांग्रेस पार्टी को एक कार्यालय बनाने के लिए वो जगह अलॉट कर दी थी सरकार की तरफ से, और वो कार्यालय कभी नहीं बना। और जब यूपीए की सरकार आई तो उसका जो 40% या हाँ 40% 50% हिस्से में राजीव गांधी फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया कांग्रेस ने, जो उसकी वो अधिकारी ही नहीं थी। और उसके बाद अब बताते हैं कि वो शेष जमीन पर भी राजीव गांधी फाउंडेशन का कब्जा है, और वहां पे पॉश एरिया में राजीव गांधी फाउंडेशन का जो दफ्तर है उसमें बाकायदे मार्केट बनी हुई है, कमर्शियल इस्तेमाल उसका हो रहा है, उसमें लाखों रुपए की कमाई करते हैं ये लोग। तो वो जमीन जिस दिन छीन ली, तो उस दिन जैसे योगी बाबा का लखनऊ में चल रहा है, उस राजीव गांधी फाउंडेशन की बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि वो सरकारी जमीन है जो कांग्रेस की सरकार ने आज 70 के दशक में कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी कार्यालय बनाने के लिए अलॉट की थी। पार्टी कार्यालय कभी नहीं बना, और वहां पर राजीव गांधी फाउंडेशन का महल बन गया, जिसकी मालकिन यही सोनिया गांधी है। तो मैंने कहा ना, ये पाप की गठरी इनकी बहुत बड़ी है, जहां से चाहेंगे वहां से खुल जाएगी, और उस वो गठरी खुलने से पहले ये महिला देश छोड़ेगी। मैं जी इसके बंगला खाली करने, मकान छोड़ने को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। वो तो बहुत बड़ी अवैध रूप से रह रही है, वो सारा निर्णय इस देश के प्रधानमंत्री को करना है। देखिए सीधे सीधे जिस दिन चाह जाएंगे 24 घंटे में कोई कोर्ट भी इसकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो आधिकारिक रूप से अवैध रूप से रह रही है। जी सर, इनकी बहुत सारे, क्योंकि अभी मोदी जी ने अपना उदार दिल दिलाया, तो जाते जाते उनके वाला कांड भी थोड़ा सा बोल दें कि 2002 जो किया गया था वो कहा जाता है सोनिया गांधी के इशारे पे हुआ था, कि क्योंकि ये उभरते हुए नेता थे तो इनसे बड़ी परेशानी हो रही थी कि कल को ऐसा ना हो ये छा जाए। तो कहा जा रहा है 2002 जो गोधरा हुआ गुजरात में हुआ, उसमें एक बड़ा हाथ इनके इशारे पे हुआ, या इनके कहने पे हुआ, या इनकी सहमति से हुआ। नहीं, मैं इस कॉन्स्पिरेसी को नहीं मानता कि कोई सोनिया गांधी के कहने से हुआ या किसी और के कहने से हुआ। वो जिन लोगों ने किया था उनका इतिहास रहा है कि वो सन 47 से या उससे पहले अब औरंगजेब और बाबर, कि उनको हिंदू बर्दाश्त नहीं है, वो कार सेवा कर रहे थे उसपे। और वो उसमें एक कांग्रेसी नेता नामजद हुआ था, वो मेरे ख्याल से बाद में फरार हो गया था उस पूरे हत्याकांड में। तो वो सीधे ये इस तरह की खबरें उड़ाते हैं, वो एक तरह से उनकी उस कट्टरता सांप्रदायिकता राक्षसी चरित्र में पर्दा डालने का प्रयास है। ये तो कोई पॉलिटिकल साजिश नहीं थी, वो एक कम्युनल साजिश थी, हिंदुओं के खिलाफ साजिश थी, और उसमें बड़ा विभत्स चेहरा सामने आया था खुलकर। तो ऐसा नहीं था। और दूसरा फिर उस हत्याकांड की जांच नरेंद्र मोदी सरकार ने भी करवाई थी। ये तो इनके केंद्र की जो थी। तो इस तरह का कुछ होता तो सामने आ जाता है। ये वो वही बात है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फिर अब ये है ना कि सब मार रहे हैं तो लो एक चाटा हम भी मार दें, तो वाली ये बात है, ये इस तरह के। एक और जोड़ लो, हाँ, इतनी सारी चीजें तो जुड़ी हुई हैं, उनके नाम की इतनी लंबी लिस्ट है, तो एक और जोड़ लो। हाँ, ये है वो उसी में अपना। मैं ना मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी सूत्र आया जिसको मैं कहीं कनेक्शन जोड़ सकूं, ना मुझको लगता कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा को हाँ, राजीव गांधी हत्याकांड में उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, बहुत गहराई से होनी चाहिए। दोबारा फाइल मोदी सरकार को खुलवानी चाहिए। मैंने आपको प्रियंका को बताया कि वो बात सब कुछ फैसला होने के बाद भी उसके मन में शंका है। इसका मतलब उसको आज भी जवाब नहीं मिला कि उसके पिता का हत्यारा कौन था, जबकि प्रभाकरन ने स्वीकार दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसके बाद भी वो सोच रही और उसकी शंका अकारण नहीं हो सकती गायत्री जी। आपको नहीं, लेकिन वो तो इनसाइडर है, घर की महिला है, तो उसके उसके इसका मतलब प्रियंका को कुछ ऐसे तथ्य या कुछ ऐसी बातें जरूर पता चली हैं कि उसको शंका है कि कोई और भी शामिल था। और उसमें एक तथ्य बता दो, लंबा हो जाएगा थोड़ा, कि जो हिंदुस्तान में जिस आदमी ने इसको अंजाम दिया था राजीव गांधी हत्याकांड को, शिवरासन, वही यहाँ वो मेन आदमी वही था, लंका से आया हुआ, और वो पूरा मैनेज किया था उसने। और उस आदमी ने चेन्नई से भोपाल आकर किसी आदमी को 3 करोड़ रुपए दिए थे। जरा सोचिए आप, 91
उसने 3 करोड़ रुपए किसी आदमी को दिए थे, कोई मिस्टर एक्स करके, उसकी डायरी में जो लिखा हुआ था, उसकी डायरी बाद में बच गई थी। और वो पूरी सीबीआई आईबी सब इंक्वायरी हो गई, आज तक हिंदुस्तान की एजेंसियां ये बता नहीं पाई कि वो मिस्टर एक्स कौन था। हिंदुस्तान में भोपाल में आके 3 करोड़ रुपए किस आदमी को दिए गए थे, कौन था वो आदमी, तो वो जवाब आज तक नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, कोई लंका का आदमी तो नहीं था कोई इंसाइडर ही जिसने उस हत्याकांड को फैसिलिटेट करने के लिए वो किया था। और दूसरा एक तथ्य यह है कि शिवरासन को जिंदा पकड़ लिया जाता तो शायद ये सारे रहस्य खुल जाते। तो उसकी जिस एसआईटी ने उसको घेर लिया था, उस एसआईटी को 20 घंटे तक रोके रखा गया कि कोई कार्रवाई मत करो। और जिस आदमी ने रोका था उसको नरसिंहा राव ने बाद में दंडित किया। लेकिन जैसे ही नरसिंहा राव की सरकार गई, यूपीए की सरकार जब आई, तो सोनिया गांधी ने उसको पुरस्कृत किया। जो सीबीआई के हेड थे नारायणन के करके, उनको बाद में बंगाल का गवर्नर बनाया यूपीए की सरकार ने, जिसको राजीव गांधी हत्याकांड की जांच में लापरवाही, देरी और गलतियां करने के लिए नरसिंहा राव ने सस्पेंड कर दिया था, हटा दिया था बिल्कुल। उस आदमी को बाद में गवर्नर बनाया बंगाल का, इसी सोनिया गांधी के इशारे पर। तो ये डॉट जोड़िए तो बहुत गहरी। तो मैंने कहा ना कि ये सब गोदरा उधरा नहीं, हाँ, राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश, इसकी जांच होनी चाहिए। ये मैं शुरू से कहता रहा हूँ, अभी आज भी कह रहा हूँ जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज ना। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद।